चलिए, राजनीति विज्ञान क्या है और सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के निर्माण में किन विचारकों ने अपना अहम योगदान दिया, राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, इन सब पर आज चर्चा होगी। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। राजनीति विज्ञान का संबंध मानव की ऐसी क्रियाओं से है जिनका संबंध राज्य और सरकार से होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करती है। मानव को किस रूप में देखती है? एक सामाजिक प्राणी के रूप में। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है कि मानव के विकास के क्रम में अनेक संस्थाओं का जन्म होता है और उन संस्थाओं के जन्म के बाद उनकी कार्यप्रणालियों का भी जन्म होता है और जब उन पर प्रशासन या शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है तो अनेक प्रकार के नियम कानूनों का भी निर्माण किया जाता है। राजनीति चिंतन के अंतर्गत अध्ययन के जो क्षेत्र हैं, राजनीति का जब हम चिंतन करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं वो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में आती हैं, राजनीतिक दर्शन के रूप में आती हैं और राजनीतिक विचारधारा के रूप में आती हैं। वहीं संस्थागत या संरचनागत ढांचा यानी संस्थागत या संरचनात्मक ढांचा और तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अन्य संगठन जो इसमें शामिल होते हैं जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं। यानी राजनीति के रूप में जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो ये होते हैं। राजनीति का जन्म जो हुआ ये बड़ा पेचीदा विषय रहा है, लेकिन आधुनिक युग में जो एक मान्यता है कि राजनीति का जन्म यूनान से होता है और ये उतना ही प्राचीन है जितना कि राज्य, और इसीलिए चूँकि इसका जन्म यूनान में होता है इसी कारण से जो सिद्धांत निर्माण अरस्तु के समय राजनीति के क्षेत्र में किए गए, उस कारण से जिस तरीके से उसने राजनीति में अपने सिद्धांतों का सफल प्रयोग किया और आध्यात्मिक क्षेत्र से निकल करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, इस वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। जब राजनीति का शुरुआती अध्ययन किया जाता था तो राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं देखा जाता था और इसका अध्ययन किया किन विज्ञानों के साथ जाता था, तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीतिशास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता था, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी किया जाता था, इतिहास और विधि शास्त्र के साथ भी
किया जाता था। आज राजनीति के अध्ययन का क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो गया है, लेकिन आज अपने विकास के क्रम में राजनीति ने इतना लंबा विकास की यात्रा की और आज जिस पड़ाव पर राजनीति है, उस राजनीति के तहत हम केवल राष्ट्रीय सीमाओं पर न बंध कर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी हम पार कर गए। तो आज जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीयता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता का भी अध्ययन करते हैं। आज की राजनीति में राजनीति और गैर राजनीतिक तत्वों को समाहित किया जाता है। आज जब हम राजनीति को देखते हैं, जब आज राजनीति के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, तो केवल राजनीतिक तत्वों को ही इसके अंतर्गत समाहित नहीं करते, इससे अन्य तत्वों को भी इसके अध्ययन में हम समाहित करते हैं। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं वो राज्य, सरकार और सरकारी संस्थाएं, राज्य, सरकार और सरकारी संस्थाएं, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। और संस्थाओं के अंतर्गत चुनाव प्रणाली, संस्थाओं के साथ साथ हम चुनाव प्रणाली का भी अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं और गैर राजनीतिक तत्वों के अंतर्गत जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं वो है समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, भूगोल, विज्ञान व तकनीक, मनोविज्ञान, इतिहास आदि का हम गैर राजनीतिक रूप से अध्ययन राजनीति के अंतर्गत हम करते हैं। प्रारंभ से लेकर आज तक विभिन्न चिंतकों ने, जो राजनीतिक विचारक हुए, प्रारंभ से लेकर आज तक विभिन्न चिंतकों, विचारकों ने, सिद्धांतवेताओं ने और विश्लेषकों ने योगदान दिया, उस योगदान के अंतर्गत जो सामग्री हमारे सामने आई उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो एक है परंपरागत राजनीति, यानी परंपरागत राजनीति का अध्ययन हम यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक जिस राजनीति का हम अध्ययन करते थे उस राजनीति को परंपरागत राजनीति के रूप में पहचानते हैं। और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ उसे आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में हम जानते हैं। अब ये परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, इसमें किस रूप से राजनीति के किस रूप का हम अध्ययन करते थे? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 20वीं सदी यानी लगभग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का चलन रहा है उसी को हम परंपरागत राजनीति के रूप में जानते हैं। दूसरे नाम से भी इस दृष्टिकोण को जाना जाता है, यानी परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। और वो कौन सा नाम है? वो है आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण। चूँकि
परंपरागत राजनीति के अंतर्गत ज़्यादातर प्रभाव यूनान का था और यूनानी विचारकों ने चूँकि राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में प्रदर्शित किया है, नैतिक और आवश्यक संस्था के रूप में इसको प्रदर्शित किया है। इसके अंतर्गत राज्य मतलब परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जिसका महिमा मंडन किया गया है वो कौन है? वो राज्य है। और राज्य से ही संबंधित सारी क्रिया प्रक्रिया का प्रचलन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में किन विद्वानों ने या विचारकों ने योगदान किया, तो उनमें प्रथम है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, सिसरो, संत अगस्टीन, एक्विनास, लाक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और कांट। ये विचारकों ने परंपरागत राजनीति के रूप में इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। वहीं हीगल, ग्रीन भी परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विकास में अपना सहयोग प्रदान किया। आधुनिक विचारक जो परंपरागत दृष्टिकोण को क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। वो कौन है? तो उनका नाम है लियो स्ट्रास, एरिक बोगोलिन, ऑक्सार्ट, हन्ना आरेंट। ये ऐसे विचारक हैं जिन आधुनिक युग में यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी इन्होंने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की अलग को जगाया। अब हम आते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कैसे किया गया। तो प्राचीन यूनान व रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास व विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया। यानी जब राजनीतिक सिद्धांत को निर्मित किया गया तो इसके निर्माण में जिन विषयों को आधार माना गया वो थे दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास और विधि। इनकी जो अवधारणाएं थी, इन्हीं की अवधारणाओं के आधार पर क्या किया गया? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया गया। लेकिन मध्य युग में एक ऐसा दौर आया जिसमें ईसाई धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रधानता हो गई। यानी मध्यकाल एक ऐसा दौर आया जब ईसाई धर्मशास्त्र की प्रधानता हो गई। लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन ने बौद्धिक राजनीतिक चेतना को जन्म देता है। जब पुनर्जागरण आंदोलन शुरू होता है तो मनुष्य के अंदर तर्क की क्षमता और बौद्धिकता का विकास होता है। 18वीं सदी औद्योगिक क्रांति के विकास ने राजनीतिक सिद्धांत के विकास में और गति प्रदान कर दी। वहीं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति ने उदार लोकतांत्रिक प्रणाली को जन्म दिया। यानी राजतांत्रिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में इसका विकास हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण, इस सिद्धांत के निर्माण में दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक, विधिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया।
वहीं 19वीं सदी में इसने विधिक, संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया। 20वीं शताब्दी का जब दौर आया या यथार्थवादियों का जब दौर आया तो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया। परंपरागत राजनीति विज्ञान में सरकार एवं उसके वैधानिक अंगों के बाहर व्यवहार में सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित करने वाले सामाजिक राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी सरकार एवं उसके जो वैधानिक अंग हैं के बाहर भी, उसके बाहर भी क्या घटनाएं घटती हैं यथार्थवादी दौर में, इसका भी अध्ययन राजनीति के अंतर्गत किया जाता है।